स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पार्टनर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। तो जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो हिंदी से होंगे। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है उसी यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक समान चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2017 से। तो देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। आप सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे मित्र तैयार हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि मुहावरे से शुरू हो रहा है। अधगल गगरी छलकत जाए। तो बहुत ही बेसिक सवाल है क्योंकि बचपन में भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसका आंसर सी है, अल्प ज्ञान के जो दिखावा अधिक करना। तो इसके बाद हम लोग डी पे आते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। ये अक्सर उन लोगों को कहा जाता है जो अब कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो लेट। जहाँ काम आए सुई काहे करे तलवार। तो छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुलना नहीं करनी चाहिए। सी इज़ द राइट आंसर। तो ये बात का मतलब आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होगा कि जहाँ काम सुई का होता है वहाँ तलवार नहीं लग सकती है। आपको भी पता है कपड़ा सिलने के लिए कभी तलवार का यूज़ नहीं किया जा सकता है, वहाँ सिर्फ सुई ही लगेगी। तो हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। जो फोर्थ क्वेश्चन है तो ये फिर से क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि आपके पास चार पार्ट्स हैं, 4 ऑप्शन हैं और इसमें आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, जो ये करेक्ट ऑप्शन करने वाला सीन होता है ना, शुद्ध अशुद्ध वाला, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो इसमें बहुत ज़रा सा होता है जो आपके पूरे डिसाइड करता है कि आपके एक नंबर आपको देगा या आपको माइनस की तरफ ढकेलेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान दें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, लेकिन अगर इसमें नंबर कट जाए तो बहुत दुख होने वाला आपको। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो फोर्थ का पहला ऑप्शन है, मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप जो भी बोल रहे हो उसको आप एक बार नहीं चाहे 10 बार बोलो, लेकिन गलत नहीं करना। तो मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। बी ऑप्शन, मैं दिल्ली के सरिता विहार पर रहता हूँ। सी, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। या डी, मैं दिल्ली में सरिता विहार पर रहता हूँ। तो सी हमारा सही ऑप्शन है, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी को आदमी बुला भेजो। बी, किसी आदमी को बुला लो। सी, किसी आदमी को बुला डालो। या डी, बुला भेजो किसी आदमी को। तो अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके खुद समझ में आ जाएगा कि कितना अटपटा लग रहा है। किसी आदमी को बुला भेजो, किसी आदमी को बुला लो, किसी आदमी को बुला डालो या बुला भेजो किसी आदमी को। तो जो बी पार्ट है वही कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सही है। बाकी तो ये ए बी सी एकदम अजीब सा लग रहा है। तो 6 वाले पे आते हैं हम लोग। तो 6 वाला है, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। तो एकदम क्लियर है, डी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो एकदम सिंपल तरीके से आपको एकदम सही भाषा में शुद्ध वाक्य है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ये देखिए, ये आपकी राइटिंग स्किल्स हैं। देखिए, जब आपने बचपन में कभी ना कभी डिक्टेशन क्लास ज़रूर ली होंगी, ली है ना, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। अच्छा, मुझको हमेशा से लगता था कि डिक्टेशन इसलिए ली जाती हैं ताकि मैं अपनी होमवर्क कॉपी में या एग्ज़ाम कॉपी में सही वर्ड्स लिख सकूं। मुझको नहीं पता था कि इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ वैसा ही है। यहाँ पे एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे आपको चुनना है और बाकी हैं गलत। तो यहाँ देखिए आपके सामने चारों ऑप्शन 7A, B, C और D सब में विद्यालय लिखा हुआ है। बस हमें स्पेलिंग का फ़र्क है, सब एक जैसे हैं लेकिन सही सिर्फ एक है। तो आपको यही देखना है कि इसमें से सही क्या है।
तो जो सही वाला है वो आपका सी पार्ट है, 7 का सी एकदम सही है। फिर इसके बाद 8 पे आते हैं, अतिथि। इसमें हमारा डी बिल्कुल सही है। 9th का हमारा सी, पूर्ति, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो निर्देश पढ़ते हैं पहले हम लोग। प्रश्न संख्या 10 से 12 तक दिए गए प्रश्न, प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चुनिए। तो देखिए हम लोग आ गए हैं वाक्यांश पे। ठीक है, वाक्यांश का मतलब आपको पता होगा कि एक लाइन का मतलब एक शब्द में होता है, उसी को कहते हैं हम लोग वाक्यांश। तो 10वां क्वेश्चन है, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय। 11वां, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो आंसर है विश्वसनीय, ए। 12, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, डी, मुमुक्षु। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देश 13 से 16 में जो दिए गए हैं क्वेश्चन, उसके हमें जो फिट बैठे शब्द उनको यूज़ करना है। तो ये आपकी बहुत जनरल हिंदी वाली बात है। ये मतलब कि अगर आप हिंदी में सिर्फ आप अगर अच्छे ना हो, हिंदी बोल सही लेते हो और समझ सही सकते हो, समझ सही ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये आप बहुत बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि अगर आप हिंदी बोलते हो तो आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला है। जैसे कि क्रोध डैश होता है, अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, लंगड़ा होता है। देखिए, तो आप जानते हैं ये सिर्फ फीलिंग की बात होती है। ना ही वो अंधा होता है, ना ही वो गूंगा होता है, और ना ही वो बहरा होता है, और ना ही वो लंगड़ा होता है। क्रोध सिर्फ एक फीलिंग है। लेकिन हिंदी भाषा में जब भी आप किसी के मुंह से सुनोगे तो लोग इस तरह समझाते हैं कि क्रोध मत करो, क्रोध अंधा होता है, लोग ऐसा कहते हैं। तो उसी हिसाब से आप सी ऑप्शन, क्रोध अंधा होता है, टिक कर सकते हैं, सी। फिर हम लोग 14th पे आते हैं। सच्चा सुख बाहर नहीं मिलता है, डैश से मिलता है। तो जो सच्चा सुख है वो बाहर नहीं मिलता है। तो बाहर नहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है? इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, नीचे, बाजू में, किनारे, अंदर। अच्छा, तो मतलब ऑप्शन के हिसाब से कहीं भी आपको मिल सकता है सच्चा सुख। नीचे, बेड के नीचे मिल सकता है, बाजू, बाजू वाले घर में मिल सकता है, किनारे, किनारे आपके घर के किनारे मिल सकता है, और आपके मन के अंदर भी मिल सकता है। तो राइट आंसर है अंदर, अंदर। तो सुख बाहर से नहीं, अंदर से मिलता है। ठीक है, तो सुख अंदर से ढूंढिए, बाजू वाले मत ढूंढिए। 15 पे आते हैं हम लोग। जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अतुलनीय, सी। देखिए, इसका तो शायद पहले भी आपने देखा होगा, अतुलनीय। 16वें पे आते हैं। जब श्रमिक को उसका उचित डैश मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगी। तो आप भी जानते हैं श्रमिक को क्या चाहिए होती है? संपत्ति, धर्म, नीति या अधिकार। देखिए, वो श्रमिक है तो संपत्ति का क्या करेगा? नीति। नीति की बात यहाँ कहीं हो नहीं रही है, और धर्म की बात भी श्रमिक क्यों करेगा? श्रमिक सिर्फ बात करेगा अपने अधिकार की। अधिकार इज द राइट ऑप्शन, टी। 16 हो चुका है, हम लोग 17 क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन से पहले के निर्देश जरूर पढ़ा करें, क्योंकि सारा खेल निर्देश का होता है। अगर आप निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं होगा, या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो 50-50 होता है कि आप सही करेंगे या गलत। तो बहुत ध्यान से पढ़िए निर्देश मेरे साथ। निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 19 में दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य में से जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप ABCD वाले विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले वाक्य को चुनिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 17 में, रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा? कोई त्रुटि नहीं। देख रहे हैं आप, ए राम ने बीड़ा से प्रश्न किया, ए पार्ट। प्रश्न, भारत में राम राज्य लाना है, बी पार्ट। किंतु उसने बीड़ा कौन चबाएगा, सी पार्ट। और कोई त्रुटि नहीं, डी पार्ट। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सी हो, क्योंकि बीड़ा जो होता है वो उठाया जाता है, चबाता कोई नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन है 17 सी। 18वां देख सकते हैं, इसमें भी 4 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि मैं एक साथ पढ़ के बताता हूँ। जो मजदूर ईमानदार होता है वो यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि वह काम को भगवान समझता है, कोई त्रुटि नहीं।
देखिए इसमें बी गलत है, क्योंकि यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। कोई भी मजदूर अपनी शक्ति के अनुसार नहीं काम करता है, वो अपने समय के हिसाब से और अपने मतलब की ताकत के हिसाब से काम करता है। तो हम लोग 19 क्वेश्चन पे आते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। तो ये बहुत ही प्यारी कविता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर 20वें क्वेश्चन पे। तो देखिए 20वां क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। ईजी विलोम। तो ये विलोम मुझे लगता है आपने बचपन में ही पढ़े होंगे। तो अगर आपने बचपन में नहीं पढ़ा है तो आपके पास फिर से मौका है, आप फिर से पढ़ सकते हैं, डरिए नहीं। सार्थक, सार्थक का विलोम है निर्थक, अनुकूल का है प्रतिकूल, और मूक का है वाचाल। ये जो नॉर्मल विलोम है ये आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये होते हैं बहुत आसान और ये आपको ज़िंदगी भर रहते हैं याद। जैसे मेरे को ये सब तो याद है हमेशा से। मूक का वाचाल, अनुकूल का प्रतिकूल, सार्थक का निरर्थक, ये सब चीज़ आसान है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप कि इसमें हमें समानार्थक बताना है। समानार्थक मतलब कि पर्यायवाची थोड़े थोड़े। तो कृषक का होता है किसान, बी। चंद्रमा का होता है विधु, ए। कामना का होता है इच्छा, ए। बहुत ही आसान था। 23वां, 24वां, 50वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, मुझे नहीं लगता इसे रिपीट करने की ज़रूरत है। एक बार फिर से देख लीजिए हम फिर भी। कृषक, किसान, चंद्रमा, विधु, कामना, इच्छा। ओके, हम लोग 26वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 26वां क्वेश्चन भी वही है, इसमें से हमें वाक्य शुद्ध बताना है। मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातःकालीन समय घूमने जाता हूँ। तो राइट आंसर है सी, मैं नित्य प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। 27वें पे आ जाते हैं। मैं ऊपर, उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है, उन पर यह अभियोग लगाया गया है, उनके ऊपर यह अभियोग लगाया आरोपित है, यह अभियोग उन पर लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन में आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखेंगे कि अभियोग आरोपित एक ही चीज़ होती है, करीबन करीबन। तो इस अगर एक लाइन में दोनों चीज़ें यूज हैं तो वो तो बिल्कुल ही गलत होगा, तो उस पर तो बिल्कुल मत जाएं। आप बी पे जा सकते हैं, उन पर यह अभियोग लगाया गया है। और 28वें क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपकी पुस्तक धन्यवाद पूर्वक लौटा रहा हूँ, मैं आपकी पुस्तक से धन्यवाद लौटा रहा हूँ, मैं आपकी पुस्तक से धन्यवाद पूर्वक लौटा रहा हूँ, मैं आपकी पुस्तक से धन्यवाद लौटा रहा हूँ। तो मैं आपकी पुस्तक धन्यवाद पूर्वक लौटा रहा हूँ, दिस इज राइट ऑप्शन 28A। 29 पे आते हैं हम लोग। गांधी जी नित्य चरखा काटते थे, गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे, गांधी जी नित्य चरखे को चलाते थे, गांधी जी नित्य चरखे को काटने के लिए चलाते थे। तो राइट ऑप्शन इज बी, गांधी जी नित्य चरखा को चलाते थे। गांधी जी नित्य चरखा चलाते थे मतलब गांधी जी रोज चरखा चलाते थे। फिलहाल वो तो चले गए, अब सिर्फ नोट चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, सभा की कार्यवाही करने जा रही हैं, सभा की कार्यवाही शुरू होने की प्रतीक्षा है, सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। तो डी इज द राइट ऑप्शन, सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। तो देखिए अब जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े से लॉजिक वाले कम हैं, याद करने वाले ज़्यादा हैं। तो जैसे कि आप जी के याद करते हैं, आपको इनको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी लॉजिकल के साथ में थोड़ी सी याद करने वाली भी होती है। तो जैसे कि ये कुछ पोएम्स की या कुछ कविताएं हैं, कविताओं का पार्ट है। तो ये मैं बोल रहा हूँ, इनको आपको बताना है कि ये कौन से लेखक ने बोली है। मान मैले हो गए हैं, देवता अब इन प्रतीकों को कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से बलूमा छूट जाता है। तो इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? इसके कवि हैं अयज्ञ, सी ऑप्शन है इसका, अयज्ञ। उसके बाद हम 32वें पे आते हैं। दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमर वेदना आई। दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमड़ वेदना आई। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर या निराला। तो निराला इज द राइट ऑप्शन। तो हम 33 पे आते हैं।
क्षमा क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी अंचल, और सी रामधारी सिंह दिनकर, और डी अय्यग। तो सी एकदम सही ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोबारा देख लेते हैं क्या है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, सही ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। चौथे हिस्से पे जाते हैं हम लोग। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। तो इसके जो कवि हैं वो है घनानंद, ए इज द राइट ऑप्शन। फिर 35 पे आते हैं। दुख सबको भोजता है। तो दुख सबको भोजता है, इसके जो कवि हैं वो हैं अय्यग्य, सी ऑप्शन है। फिर हम लोग बहुत ही फेमस कुछ बुक के नाम पर आते हैं। लास्ट के मेरे 5 क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए क्योंकि लास्ट के 5 क्वेश्चन है, इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो रही है, उसके बाद फिर नई वीडियो आएगी। तो रामायण के जो वो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, बी ऑप्शन है। पृथ्वी राजसों के चंद बरदाई, सी इज राइट ऑप्शन। फिर 38 पे आते हैं हम लोग। आलखंड के आंसर है जगनिक, ए इज द राइट ऑप्शन। गीत गोविंद है जयदेव की, और कीर्ति लता है विद्यापति की। तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। रामायण है वाल्मीकि की, पृथ्वी राजसो है चंद बरदाई की, आल्हखंड है जगनीक की, गीत गोविंद है जयदेव की, और कीर्ति लता है विद्यापति की। तो मैंने नॉर्मली आपको सिर्फ 5 बताए हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं करीबन 50 से 100 बुकों के जो इनके रचयिता हैं, जो कवि हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। आप ऐसे ही मेरे चैनल को अगर देखते रहेंगे तो मैं और वीडियोस डालता रहूँगा, आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और स्टडी पार्टनर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको जो भी समस्या हो आपका उसका इलाज हो जाए। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 था जिसके हमने 40 क्वेश्चन किए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।